17 दिसंबर 2024 और हम लोग जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहे हैं और अभी तक हमें तो नजर आ रहा है कि ये पेपर बहुत आसान पेपर है जो जनवरी 2024 में आया था। पेपर बहुत आसान है। अभी तक 11 सवाल देखे तो हमें ये लगा। 12वां सवाल देखिए। सर 12वां सवाल तो हमें और ज्यादा आसान लग रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को डार्ट को थ्रो किया गया और जब डार्ट को बेटा यहाँ से थ्रो किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15.6। उसका एंगल था 5 डिग्री। क्वेश्चन है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, और ये लिखा हुआ भी है कि जहां वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो तो हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ऊपर जा रहे हैं तो बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की। क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गई जब उसने बोर्ड को हिट किया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी, सर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी साइन थीटा। थीटा सर 5 डिग्री है। सर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जी होगा 9.8। कैलकुलेट करना है टाइम, और टाइम का रिजल्ट बड़े मजे से आएगा 0.14 सेकेंड। तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया, बहुत ही आसान, इसलिए मैं किसी बच्चे से पूछ भी नहीं रहा। फिर कह रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताओ। सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। सर हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम 0.14 है और जब आप इन दोनों को बेटा करोगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट आएगा 2.16। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से यहां तक का हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अच्छा ठीक, थोड़ा सा और आगे चलें, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, अगर आप पूरी स्टोरी सुनिएगा तो जो काम की बात है उस काम की बात पर आ रहा हूं कि जब स्टूडेंट इस प्लास्टिक की बॉटल को दबाता है तो बॉटल का पानी इस ट्यूब के अंदर भर जाता है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप डिक्रीज हो जाता है। यानी ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अभी पानी यहां तक का है, लेकिन अगर मैं इस ट्यूब को दबाऊंगा तो इस बॉटल को दबाऊंगा तो बॉटल दबाने से पानी अंदर चला जाएगा, और जब पानी अंदर चला जाएगा तो जो पानी पहले यहां तक था, अब पानी मैंने यहां तक का दिखा दिया कि पानी ज्यादा अंदर चला गया, तो जो वाइट रीजन है वो पहले से कम हो गया। सर अब व्हाइट रीजन पहले से कम हो गया तो व्हाइट रीजन कम होने से, पानी अंदर दाखिल होने से, इस ट्यूब के अंदर पानी का मास इंक्रीज हो गया। पानी का मास इंक्रीज हो गया, पानी अंदर चला गया, पानी का मास बढ़ गया। सर मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इस ट्यूब की डेंसिटी बढ़ गई। जैसे ही डेंसिटी बढ़ी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ट्यूब है जिसको कार्टेशियन डाइवर बोला गया है, जो ट्यूब है जिसे इस क्वेश्चन में कार्टेशियन डाइवर बोला गया है, सर ये कार्टेशियन डाइवर नीचे की तरफ मूव कर जाता है। क्वेश्चन है वाई, एक्सप्लेन करें वाई। ये ट्यूब नीचे की तरफ वाई एक्सेलरेट डाउनवर्ड। तो इसका आंसर बेटा ये बना, इसका आंसर ये बना कि जब बॉटल स्क्वीज करते हैं तो खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉटल स्क्वीज करने से, स्क्वीज करने से ट्यूब के अंदर ज्यादा पानी दाखिल हो गया।
पानी एंटर होने की वजह से, लिक्विड एंटर होने की वजह से उस ट्यूब या कार्टेशियन डाइवर का मास ज्यादा हो गया। मास ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। और आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर भागता है। लेकिन अगर इस कार्टेशियन डाइवर की डेंसिटी ज्यादा हो गई, लिक्विड से ज्यादा हो गई, तो सर ये ऊपर से नीचे भागेगा। तो क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है ये ऊपर से नीचे भाग रहा है, तो अब हम इसकी वजह यही बताएंगे कि कार्टेशियन डाइवर की डेंसिटी ज्यादा हो गई होगी, इसलिए वो ऊपर से नीचे भागने लगा। मैं रिपीट करूंगा, लीना आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी। सर, जब प्लास्टिक की बोतल को स्क्वीज किया गया, तो बॉटल में, सॉरी, ट्यूब में मोर वाटर एंटर हो गया, जिससे ट्यूब का मास बढ़ गया, जिससे ट्यूब की डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी ट्यूब की बढ़ने की वजह से कार्टेशियन डाइवर नीचे की तरफ भागने लगा। जी लीना, मुझे सुनाई क्या हुआ? सही बात है आपकी, काफी बात मुनासिब है कि ट्यूब के अंदर लिक्विड एंटर होने की वजह से मास बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, वेट बढ़ गया। तो इस ट्यूब का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अब थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड। तो अगर वो नीचे भाग रहे हैं, अगर वो ट्यूब नीचे भाग रही है, खुद बता रहे हैं, तो पक्की बात है कि अब थ्रस्ट कम हो गया होगा, वेट ज्यादा हो गया होगा। वेट ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर से नीचे भाग रहा है। वेट ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर से नीचे भाग रहा है। ये बेटा मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ, जरा जल्दी से देखिए। जब एयर का वॉल्यूम कम हो गया, एयर का वॉल्यूम कम हो गया, क्यों? सर, पानी एंटर हो गया डाइवर के अंदर। डाइवर के अंदर पानी एंटर होने की वजह से सर उसका वेट ज्यादा हो गया। सर, अब वेट ज्यादा हो जाता है अपथ्रस्ट से, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ हो जाती है। और जब रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ हो जाती है, तो वो डाइवर नीचे की तरफ भागता है। तो बस जनाब, जब डाइवर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो गई, तो वो ऊपर से नीचे भागेगा। तो दो तीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वही लिखा हुआ बेटा नीचे दिखा दिया। पीडीएफ भी शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। जल्दी से अगले सवाल में आ जाइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चाइल्ड है, वो किसी पार्क में स्लाइड करने के लिए गया हुआ है, और जो स्लाइड करने के लिए झूला लगा हुआ है, वो झूला कांस्टेंट ग्रेडियंट का नहीं है। झूले का ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। इस तरह के आपने देखे होंगे स्लाइड होती हैं, कांस्टेंट ग्रेडियंट का नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जब चाइल्ड ऊपर रेस्ट में बैठा हुआ है और नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ आता है, नो रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते इसकी मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन है वाई। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ये वाली, सर थर्ड इक्वेशन ये वाली। इन सब इक्वेशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता, जब ये जो स्लाइड है, सर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज। तो इस आंसर को अगर मैंने कहीं कॉपी पेस्ट किया हो तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं किया तो जी, मैंने यूं लिखा हुआ, जरा देखिएगा कॉपी पेस्ट, कि स्लाइड का ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते इस स्लाइड के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, नीचे आ जाए। कह रहे जब बच्चा ऊपर से नीचे आता है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करके बताएं। तो एक बात तो उन्होंने ऊपर ही मना कर दी, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, फिर क्या लगेगी? तो ये बताइए, अगर कोई बच्चा जमीन से किसी हाइट पर है, तो सर उसमें होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सर जब वो स्लाइड करके नीचे आ रहा होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होने लगती है और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। सर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। मास कैंसिल आउट कर ले तो अब क्वेश्चन कराने के लायक नहीं है। जी की वैल्यू पता है 9.8, हाइट की वैल्यू पता है 1.7, कुछ भी नहीं है सवाल में, आप आराम से स्पीड निकाल सकते हो। हम टाइम जाया नहीं कर रहे इसमें। अच्छा जी, अब जरा इस पर आ जाए। कह रहे हैं जो स्लाइड एक्स और वाई है दोनों की हाइट बराबर रखी है हमने, दोनों की हाइट बराबर रखी है। ठीक है जनाब, दोनों की हाइट बराबर है, लेकिन स्लाइड एक्स इज लॉन्गर देन स्लाइड वाई। एक्स के अंदर उन्होंने इस तरह के वेरिएशन दी हुई है कि उसकी लेंथ ग्रेटर हो रही है, इसकी लेंथ शॉर्टर हो रही है। ठीक है, एक बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है और जब वो एक्स पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड है नीचे आके वी एक्स। जब वो स्लाइड वाई में ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड है वी वाई। ठीक है जनाब, कोई रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। अलबत्ता स्लाइड वाई पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो भारी बच्चा है, मोटा बच्चा है, उसका मास ज्यादा है। और स्लाइड एक्स पे जो बच्चा बैठा हुआ है वो पतला दुबला बच्चा है, उसका मास कम है। क्वेश्चन है बताइए दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है जनाब, एक भारी बच्चा है, एक हल्का बच्चा है, एक ऊपर से नीचे लंबी स्लाइड पर आ रहा है, एक छोटी स्लाइड की लेंथ पर आ रहा है, दोनों की हाइट बराबर है। क्वेश्चन है बताइए किसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो पहले हम ऐसी अंदाजा आपसे लगवाना चाहते हैं। उमर बेटा आप हमें बताइए कि कौन सा बच्चा फास्टर रहेगा, एक्स वाला या वाई वाला, दोनों को कंपेयर करके बताएं जो आपके जहन में आ रहा हो। उमर, एक्स पे आपके ख्याल में ज्यादा आएगा। लीना बेटा आप भी अपना ख्याल पेश कर दीजिए किस पे स्पीड ज्यादा आएगी, एक्स पे या वाई पे। आपको वाई पे लगता है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है ना, वो आंसर जनाब ये है कि जब कोई बच्चा ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आता है, लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जब ऊपर से नीचे फिसलता हुआ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। आप नोट करो मास कैंसिल आउट हो गया। तो जब मास कैंसिल आउट हो गया ना तो दोनों स्लाइड के ऊपर एक भारी और एक हल्का बच्चा, सर मास से कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि मास हो जाता है कैंसिल आउट। नंबर वन। नंबर टू, सर जो स्पीड है, अभी अभी हमने सवाल करके आए, सर जो स्पीड है, सर वो स्पीड खाली हाइट पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही। हाइट पे डिपेंड कर रही है, जी तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। और बेटा दोनों की हाइट बराबर है, हाइट भी बराबर है, तो मास का इफेक्ट इक्वेशन में कैंसिल हो गया, हाइट दोनों की बराबर है, तो जनाब इसका आंसर है दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। इसका आंसर है दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। इसका आंसर है दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। तो जरा बेटा इसका आंसर पढ़िएगा, कह रहे हैं दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, ये रिजल्ट है। वजह क्या है, सर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। सर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मास कैंसिल आउट हो जाएगा। सर अब मास कैंसिल आउट हो गया ना, तो याद रखिएगा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। सर मैक्सिमम स्पीड मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। सर मैक्सिमम स्पीड तो खाली हाइट पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम स्पीड तो खाली हाइट पे डिपेंड करती है। अगर मैक्सिमम स्पीड खाली हाइट पे डिपेंड करती है तो सर दोनों स्लाइड्स पर मैक्सिमम स्पीड बच्चों की सेम होगी। भले से दोनों के मास डिफरेंट हैं, भले से दोनों की स्लाइड की लेंथ डिफरेंट है, सर हाइट पे डिपेंड कर रही है स्पीड, ना मास पर, ना ही लेंथ ऑफ स्लाइड पर। तो सारे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। आई होप कि बेटा वैसे आप जरूर मुझे बता देंगे, याद किया हुआ हो। स्टोक्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी होती हैं स्टोक्स लॉ कभी भी अप्लाई कर रहे हो।
बिल्कुल सही बात है सर, लो स्पीड होना जरूरी है स्फीयर की। और जी, फ्लो जो होता है, जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड है, वो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, मतलब लेमिनर होना चाहिए। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं एक बॉल बेयरिंग है, वो किसी लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दिया गया। ऊपर की कहानी इन्होंने सुनाई है, बॉल बेयरिंग है, लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दिया है। सर अब लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दिया तो ऑब्वियसली इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और इसका अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड। और अगर ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ ली है तो ऊपर और नीचे वाले एरो ऐसे बनाइएगा कि जितनी लेंथ नीचे वाले एरो की हो, ऊपर वाले दोनों एरो की लेंथ का सम बराबर होना चाहिए। ठीक है जनाब, ड्रैग फोर्स वाला एरो उसकी लेंथ और अपथ्रस्ट का एरो उसकी लेंथ इक्वल टू वेट के एरो की लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो मैं शायद इस बात पर अमल नहीं कर पाया हूं, तो आपके पास तो बेटा रूलर होगा, आप रूलर से ड्राइंग करें, और जब आप ड्राइंग करें तो ये वाली जो लेंथ है इतनी बड़ी बनाइएगा कि उन दोनों का सम उसके बराबर आ रहा। अच्छा जी, ये तो हो गई फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। सर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में इतना आसान है कि नहीं कराना चाहिए। कैसे? सर जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्फेयर है, लिक्विड के अंदर गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है, तो अभी अभी हमने एरोज बनाए, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग। ठीक है जी। अच्छा, ये इक्वेशन, ये सवाल बहुत आसान है। अभी मैं सवाल ही लेके बैठूंगा ना, पूरा टाइम इसमें निकल जाएगा। अभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, तो क्लास के आखिर में आप बच्चों से ये सवाल करवाऊंगा। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग में इसके अंदर टाइम नहीं जाया कर सकता कि बोलूं चलो भाई आप लोग करो, 10 मिनट तक मैं खामोश बैठा रहा हूँ। तो मैं क्लास पूरी खत्म कर लूंगा, तो फिर मैं आप बच्चों से करवाऊंगा। सवाल बहुत आसान है, पर करना आप लोगों ने। अच्छा जी, और नीचे आ जाए, वो सवाल खत्म हो गया, मतलब आपसे करवाऊंगा। इसमें आ जाए सर, इसमें क्या हो रहा है? सर इसमें ये हो रहा है कि ये गेम है, जो हमें बड़ी सी बॉटल टाइप नजर आ रही है, इसको ये बोल रहा है स्किटल है, और ये वुडन ऑब्जेक्ट होता है, और इसको हम स्टैंड अपराइट कर सकते हैं। ठीक है, नजर भी आ रहा है। इसकी तरफ थ्रो करते हैं एक बॉल को, और ये बॉल जो होती है वो गिरा देती है इन स्किटल्स को। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ में सर किस चीज का ग्राफ है? भाई ये ग्राफ है, द ग्राफ शोज द वेलोसिटी ऑफ स्किटल वेरीज विद टाइम। वेलोसिटी ऑफ स्किटल, स्किटल की वेलोसिटी है। स्किटल स्टेशनरी थी जब बॉल ने हिट नहीं करा था। सर अब बॉल ने हिट किया तो उसकी स्पीड में चेंज आया, और थोड़ी देर बाद वो गिर गई और दोबारा उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ये स्किटल की वेलोसिटी का ग्राफ है। क्वेश्चन है कि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है स्किटल का ड्यूरिंग कोलिजन। बहुत सिंपल सवाल है बेटा मोहम्मद, आप हमें बताइए, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इफ यू आर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ? मोहम्मद हमें बताइए, मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सर एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी अगर हम देखें तो 2.5 के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएं तो 2.6, मतलब इस तरह से अगर हम इसको गिने 2.55 60। ठीक है जनाब, इस तरह से अगर आप इसको काउंट करना शुरू करें तो सर 5 डिवीजन में और रीडिंग आ रही है 0.5। तो सर ईच डिवीजन 0.5 का है। ठीक है जी, तो जब आप इसको इस तरह से काउंटिंग करते हैं तो 2.50 है, 55 होगा, और 65 होगा। नहीं सर आप गलत पढ़ रहे हैं, 5 डिवीजन 0.5 के बराबर है, तो जो ईच डिवीजन है ना वो 0.1 का है। और अगर 0.1 का है तो 2.6, 2.7, 2.8, सही 2.8, 2.8 और 2.9 के बिटवीन में, तो ये हो गया 2.85। ठीक है जी, 2.85 वेलोसिटी है, 2.85, 2.67
8 9 के बिटवीन, तो ये 2.85। इट इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय टाइम। सर टाइम बताइए यहाँ और यहाँ के बिटवीन में कितना टाइम है। तो आप कहेंगे सर इसका जो फाइनल टाइम है ना वो 50 से एक डिवीजन या दो डिवीजन पीछे है, तो ये सर ये 48 है। और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 15 पर है, क्योंकि 10 और 20 के बिल्कुल बिटवीन में आ रहा है। सर क्वेश्चन मिली सेकेंड में है। सर मिली सेकेंड में है तो एक्सपोनेंट -3 कर दें। तो ये टाइम आ गया, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और एक्सेलरेशन का बेटा पूरा रिजल्ट आ गया 86.3। 86.3। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम ग्राफ 2.85, टाइम इंटरवल स्टार्ट है 15 से, जहां से ग्राफ ऊपर भागना शुरू हुआ है, और फिर जब हॉरिजेंटल हो गया तो इट इज 48, और जब दोनों का डिफरेंस लिया तो ये रिजल्ट आ गया 86.3। तो ये आसान सवाल था, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब जो सवाल कराने वाला है ना वो ये वाला है, क्या कि भाई इंडिकेटिव क्वेश्चन है, आपने इंग्लिश लिखनी है। क्या इंग्लिश लिखनी है? सर जब स्केटल टकराता है या बॉल टकराती है स्केटल से, तो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना है और बताना है कैसे लॉ लग रहे हैं। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, और मैं जब सुना चुकता हूँ तो यूजुअली मैं लीना से कमेंट्री करवाता हूँ। तो लीना बेटा आप जरा ज्यादा अलर्ट हो जाइएगा, आपके लिए सवाल आ रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों पे बात करनी है, तो जरा सुने। सर अब ये बॉल मूव करती हुई आ रही थी, तो बॉल ने हिट किया स्केटल को, तो बॉल ने फोर्स एक्सर्ट की ऑन स्केटल, ठीक है ना। बॉल ने फोर्स एक्सर्ट की ऑन स्केटल। सर इसका रिएक्शन होगा कि स्केटल फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन बॉल। तो सर इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन का सर थर्ड लॉ यहां पे मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है कि बॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन स्केटल and the skittle exert a force on ball, and it is according to Newton's third law of motion, forces are equal in magnitude, opposite in direction। पहले इतनी बात लीना बेटा बोल के बताइए, न्यूटन थर्ड लॉ इसमें कैसे लग रहा है? हाँ लेकिन बेटा मैं लंबी करनी होगी ना, क्योंकि बहुत सारी इंग्लिश लिखनी है। तो इस तरह बोलेंगे जिस तरह मैंने बोला कि बॉल exert a force on skittle, it is action according to Newton third law of motion, skittle a force exert on ball, it is reaction according to Newton third law of motion, forces are equal in magnitude opposite in direction। ठीक है, तो मेरे ख्याल में लिखोगी तो आप लिखते हुए लंबी कर सकती हो। ठीक है जी, ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। अब बेटा अवैस हम आपको भी शामिल करेंगे, बेटा जरा गौर से सुनना। कहते हैं सर जब बॉल एक्सर्ट करती है फोर्स स्केटल पर, तो स्केटल में फोर्स लगने से एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। इट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When ball exert force on skittle, then skittle move forward with acceleration a। ठीक है जी। और जब स्किटल फोर्स लगाती है बॉल पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉल डिसेलेरेट हो जाती है, बॉल स्लो डाउन हो जाती है। जब बॉल टकराएगी तो बॉल टकराकर, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगेगी, तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब वैसे बेटा बताइए सेकेंड लॉ इसमें कैसे लग रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, डिसेलेरेट, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी जरा जल्दी से देखिएगा, मैंने ये कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। बॉल फोर्स लगाती है स्केटल पर, स्केटल फोर्स लगाती है बॉल पर। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बातें मैंने कहलवाई थी लीना से। अब जरा आ जाइएगा अवैस वाली बातों पे। सर रिजल्टेंट फोर्स लगती है स्केटल और बॉल दोनों पर।
तो स्किटल पे जो फोर्स लगती है तो स्किटल एक्सेलरेट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और जब स्किटल फोर्स लगाता है बॉल पर तो बॉल डिसेलेरेट हो जाती है क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होती है लेफ्ट साइड पर। तो बेटा इन बातों को लिखोगे तो लिखना आएगा, लिखोगे तो लिखना आएगा। और अगर टीचर की सुनते रहोगे लिखोगे नहीं तो कभी भी लिखना नहीं आएगा। तभी जब मैं क्लास खत्म करूंगा आपको रोकूंगा, मैं रिकॉर्डिंग जब बंद करूंगा मैं आपसे ये वाला सवाल भी लिखवाऊंगा, अपनी वर्डिंग में लिखना है आप लोगों ने। मैं लिखवाऊंगा, बैठूंगा आपके साथ थोड़ा लंबा। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब आ रही जरा जल्दी से सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में क्या हो रहा है सर? सी पार्ट में ये हो रहा है कि बॉल ने हिट किया, अच्छा बॉल को थ्रो किया, बॉल टकराई स्किटल से और जो कोलिजन हुआ, और कोलिजन से बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई 7.2 से 7.2 से 1.6। ठीक है ना? ये बॉल को मैंने पहले बनाया है और ये मैंने बॉल को समझने बाद में बनाया है। टकराने के बाद, टकराने से पहले 7.2 थी, टकराने के बाद 1.6 हो गई। अच्छा ये स्किटल में इतना एक्यूरेट नहीं बना रहा, ये स्किटल मैंने ऐसे ही बना दिया जो पहले स्टेशनरी है और बाद में ये स्किटल मूव कर रहा है। और जब स्किटल मूव कर रहा है तो लिखा हुआ है कि स्किटल की वेलोसिटी है 3.1। स्किटल की वेलोसिटी है 3.1। मासेस दिए हुए हैं, एक मास दिया हुआ है, दूसरा मास पूछ रहे हैं। तो बड़े आराम से आप कर सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये भी आसान काम है, बड़े आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ये भी मैं क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म करके आखिर में आपसे करवाऊंगा। ये सवाल भी करवाऊंगा मैं आप बच्चों से, लिखवा के करवाऊंगा भाई। आज ये पेपर खत्म करना है ताकि हम कल नए पेपर पे जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये है कि यंग मॉडुलस हमने मालूम करना है। और यंग मॉडुलस मालूम करने के लिए किसी वायर का यंग मॉडुलस मालूम करने के लिए हमने स्टूडेंट को माइक्रोमीटर दे दिया और उससे बोला भाई वायर का डायमीटर मेजर करो। क्वेश्चन है कि डायमीटर जब माइक्रोमीटर का हम मेजर करेंगे तो स्टूडेंट को किस तरह चेक करना चाहिए कि वायर यूनिफॉर्म है, और चेक करना चाहिए कि वायर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है जनाब? तो जब कहते हैं ना वायर यूनिफॉर्म है, तो सर वायर को यूनिफॉर्म चेक करने के लिए हम वायर को डिफरेंट पोजीशंस पर वायर को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। ठीक है? वायर को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। ये थोड़ा सी मैं वीडियो याद दिला रहा हूँ कि वीडियो होती थी, इसके अंदर ये वायर है, वायर को मैंने माइक्रोमीटर के बिटवीन में रखा हुआ है। और फिर ये लेके चले जाएंगे मेन स्केल कैसे पढ़ते हैं, सर्कुलर स्केल कैसे पढ़ते हैं, इसको छोड़ दें। इसको छोड़ दें, मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चन यूनिट 6 में आते हैं। आजकल मैं एक बच्चे को यूनिट 6 करा रहा हूँ, तो उसके अंदर इस तरह की क्वेश्चन पूरी मेरी कैलकुलेशन करवाता है। खैर इसको छोड़े, अभी आप ये देखें कि मैंने वायर को दोनों स्टड्स के बिटवीन में रखा हुआ है और दोनों स्टड्स के बिटवीन में रखकर डिफरेंट पोजिशन पे रखना है और डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखना है। मेजर डायामीटर एट डिफरेंट पोजिशंस एंड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है जनाब? तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में और डिफरेंट पोजीशन में रखोगे तो आपको ये वाली बात पता चल जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं होती। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो रैंडम ही चल रहा होता है, वायर किसी भी जगह पे चला जाता है। ठीक है ना? तो ये बेटा मैंने लिखा हुआ है, डायमीटर मेजर करोगे, मार्किंग स्कीम की वर्डिंग है, डिफरेंट पोजीशंस पर और डिफरेंट ओरिएंटेशन में। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है कि हमने एक वायर से एक लोड को हैंग किया हुआ है, और जब वायर को लोड हैंग किया हुआ है तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा दूर खड़ा होता है इस ऑपरेटर से, और ये स्टूडेंट बहुत ही डरपोक है और उसको डर लगता है कि कहीं ये लोड उसके पाँव पे ना गिर जाए। ठीक है, मान लिया कि सर जो स्टूडेंट है वो बहुत ही डरपोक है, उसको डर लगता है उसके पाँव पे ना गिर जाए। कह रहे एक और सेफ्टी प्रिकॉशन बताएं। तो भाई खुद बताइए कि ये लोड अगर गिरेगा तो पाँव पर ही गिर सकता है और क्या कर सकता है? कोई दूसरा प्रिकॉशन तो कोई समझ में आ ही नहीं रहा। लेकिन एग्जामिनर इतनी दूर की लेकर आया है, मोहम्मद और जकी स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए कह रहा है कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशन करें। तो सेफ्टी प्रिकॉशन है, जरा पढ़िए और हंसिए इस बात पर कि क्या इस बात का इससे कोई ताल्लुक नजर आता है कि उसको चाहिए कि आंखों की प्रोटेक्शन करे, क्योंकि तार टूट सकता है और तार टूट के उसकी आंख में आ सकता है।
तो मोहम्मद भाई, कोई आपको लगता है कोई इसका ये आंसर बनना है ना? यार अगर ये तार टूटेगा, मैं मानता हूं चलो उसके पाँव पे गिर सकता है, वो उसने खुद ही कह दिया। अब दूसरी बात लेकर आ रहा है तो समझ लो भाई कि इस तरह के आंसर में अपने पास से दिमाग से ये बंदा क्या ला सकता है। ठीक है, तो खैर ये बहुत ही बेवकूफाना सवाल है एक्सेल का। और कितने नंबर का है? 2 मार्क का क्वेश्चन है। खैर, इसका तो खैर मैं मजाक ही उड़ा सकता हूँ। अच्छा जी, कहते हैं जब स्टूडेंट मास इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है ना, लोड बढ़ाता जा रहा है मास, ये वाला लोड ना बेटा, अभी इसने एक लोड लटकाया है, फिर इसमें और लोड लटका दिया, फिर इसमें और लोड लटका दिया। जैसे जैसे लोड लटक रहा है तो ऑब्वियसली इसका तार बड़ा हो रहा है, ये वाला जो वायर है, इस वायर के अंदर एक्सटेंशन हो रही है। जब वायर के अंदर एक्सटेंशन हो रही है तो कह रहे हैं जनाब कि क्या बात है, हम लोग कभी भी वायर लटकाते हैं तो हमेशा एक्सटेंशन को मीटर रूल से मेजर करते हैं, पर एक्सेल बोर्ड वाला कह रहा है कि नहीं, मैं मीटर रूल के बजाय वर्नियर स्केल यूज करूंगा। और सवाल है वर्नियर स्केल यूज करना क्यों चाहिए, वाई ही शुड मेजर वर्नियर स्केल, वाई ही शुड यूज वर्नियर स्केल। तो इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। सर इसका आंसर यूं बनेगा कि जो मीटर रूल होता है ना बेटा, मीटर रूल, जिससे हम रूलर से अपनी कॉपी में लाइंस भी बनाते हैं, उस मीटर रूल में सर ये होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो 10th डिवीजन होता है इट इज 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो वन लाइन होती है, वन लाइन, ये इट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, और स्मॉलेस्ट रीडिंग को कहते हैं रेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा जो मीटर रूल है, सर इस मीटर रूल की रेजोल्यूशन होती है 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट ना, या 1 मिलीमीटर। और इसके कंपैरेटिवली सर अगर हम वर्नियर यूज करें, वर्नियर यूज करें, तो याद रखिएगा वर्नियर की रेजोल्यूशन ना इस 0.1 सेंटीमीटर का भी 10th पार्ट है, 0.1 सेंटीमीटर का भी 10th पार्ट, यानी 0.01। यानी वर्नियर मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू मीटर रूल। मीटर रूल की रेजोल्यूशन 0.1 और वर्नियर की रेजोल्यूशन 0.01, तो इसकी रेजोल्यूशन बेटर है। और जितनी बेटर रेजोल्यूशन होगी ना, उसकी अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, और जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेट और उतना बेहतर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और मैं अपनी बात को अवैस बेटा आपसे कहलवाना चाहूंगा। अवैस जरा जागिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सर मीटर रूल की रेजोल्यूशन कम है? नहीं सर, मीटर रूल की रेजोल्यूशन ज्यादा है, 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर की रेजोल्यूशन उससे भी कम है, 0.1 का 10th पार्ट, दैट इज 0.01। तो सर जिसकी रेजोल्यूशन कम होती है ना, जिसकी रेजोल्यूशन कम होती है उसकी अनसर्टेनिटी कम होती है, अनसर्टेनिटी कम होती है तो वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो वर्नियर इज एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। जी, अब ऐसा बोलने की कोशिश कीजिए वर्नियर क्यों अच्छा है। वर्नियर क्यों अच्छा है? अवैस भाई हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में मैंने बात समझा दी है, तो इसलिए अगर अवैस नहीं भी है तो हम जाने दें इस बात को। ठीक है, बात समझा दी है कि वर्नियर की रेजोल्यूशन कम है, इसलिए वर्नियर बेहतर है। सर उसकी परसेंटेज अनसर्टेन, हाँ बेटा अवैस बोल सकते हैं तो बोल दें। हाँ हाँ, बस जी बस, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। उसके बाद जनाब एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के बाद उन्होंने कह रहे हैं कि वायर का मटेरियल बताएं। और याद रखिएगा वायर का मटेरियल यंग मॉडुलस से पता चलता है, वायर का मटेरियल यंग मॉडुलस से पता चलता है। तो एक बात तो पक्की है कि हमने वायर का यंग मॉडुलस निकालना है। ठीक है, यंग मॉडुलस निकालना है, ये भी मैं आप बच्चों से करवाऊंगा आज की क्लास में। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जरा कॉपी कीजिए इस चीज को, बेटा कॉपी कीजिए इस चीज को।
सर यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच वी हैव टू कैलकुलेट। सर स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ पर मुझे याद आ रहा है कि आप लोग एक्सटेंशन डेल्टा एक्स लिखते हो और लेंथ को एक्स लिखते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप नोट कीजिए जो हमें ग्राफ दिया हुआ है। सर ग्राफ में ना, सर वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स है, ठीक है। तो हमें फोर्स और एक्सटेंशन या तो ग्रेडियंट की फॉर्म में कर लें, या अगर कोई लाइन, ठीक है जनाब, या तो ग्रेडियंट की फॉर्म में कर लें। सर ग्रेडियंट ही मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा, ग्रेडियंट ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन दी हुई है एंड स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास कर रही होती फिर तो कोई मसला ही नहीं था। सर ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप इसको ग्रेडियंट से करें। सर क्या होगा ग्रेडियंट? भाई ग्रेडियंट होगा इसका, ग्रेडियंट होगा बेटा इसका, जरा नोट कीजिएगा। ग्रेडियंट होगा सर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एफ। इस इक्वेशन में देखिए बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एफ कैसे आ सकता है? सर अगर इस एफ को आप यहां लेकर आ जाए ना, यहां लेकर आ जाए, और इस तरह मैथमेटिकल है जो मैंने किया है, ये ऊपर लिखा था ये नीचे से नीचे जाएगा, तो आप देखिए मैंने इसको डेल्टा एक्स के नीचे पहुंचा दिया। तो जनाब पता ये चला कि क्वेश्चन में उन्होंने लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, जरा देखना, ये रही लेंथ 1.80। एरिया, सर एरिया निकालेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से। एरिया, सर एरिया निकालेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से, ठीक है जनाब। और डेल्टा एक्स अपॉन एफ, सर डेल्टा एक्स अपॉन एफ ये बन जाएगा इस लाइन का ग्रेडियंट, ठीक है जनाब। सर ग्रेडियंट होता है वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, और जब कोई भी ग्राफ दिया होता है तो ग्राफ के ग्रेडियंट से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो ग्रेडियंट होगा वाई एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस क्वांटिटी, तो दिस इज ग्रेडियंट। तो हम लोग निकालेंगे इस ग्राफ का ग्रेडियंट, आपसे निकलवाऊंगा। ग्रेडियंट एक्स लेंथ दी हुई है, सर डायमीटर दिया हुआ है, और उसी डायमीटर ऑफ वायर से हम लोग सॉल्व करके यंग मॉडुलस निकालेंगे। उसमें से जो यंग मॉडुलस इसके करीब आएगा हम कह देंगे ये वायर इस मटेरियल का बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आप बच्चों से करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा, समझा दिया मैंने, करवाऊंगा आपसे। आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पूछ रहे हैं कि बताइए सर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं। तो आपको याद है इक्विलिब्रियम की सर दो कंडीशंस हमने पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, सारी फोर्सेस का इक्वल होना, मतलब जीरो होना, नेट फोर्स जीरो होना, ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, और सारे मूवमेंट का सम जीरो होना, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये मैं करा चुका हूं, बल्कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर इसकी डेफिनेशन भी हमें आती है। अलबत्ता ये वाला जो पार्ट मैंने आपको कराया था, तो आई होप कि आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है जी, याद भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जरा गौर से देखिएगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, मैं नहीं मानता कि आपको आता होगा। क्वेश्चन है, कह रहे भाई ये जो हिंज है, हिंज, तो मैं आपको समझा चुका हूं बेटा, हिंज दीवार पे लगा हुआ होता है दरवाजे के साथ, और इससे ना दो फोर्सेस पैदा हो रही होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल फोर्स, एक होती है वर्टिकल फोर्स। इसी तरह इस हिंज में भी सर एक होगी वर्टिकल फोर्स, एक होगी हॉरिजेंटल फोर्स। सर इसको आप लेफ्ट साइड पे क्यों ले रहे हैं? तो भाई उसने इसका रिजल्टेंट लेफ्ट पे दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट उसने राइट पे दिया हुआ है, तो जिस तरफ रिजल्टेंट होगा हॉरिजेंटल वर्टिकल उसी तरफ बनाओगे। ये मैंने उसको देखते हुए बना दिया। अब क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट करो, ठीक है जनाब। कौन सा वाला? हिंज वाई वाला, हिंज वाई वाला फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैलकुलेट करो। तो मैंने यूं कराया था कि अगर मैं हिंज एक्स को पिवट मान लूं,
अगर मैं हिंज एक्स को पिवट मान लूं, तो बेटा जितनी फोर्सेस पिवट में से पास हो रही होती हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। इट कैन नॉट, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट, ये फोर्सेस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। तो मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो तीन फोर्सेस को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, इसका तो ये रिजल्टेंट है, इसलिए इसको भी मैंने हटा दिया, ये कोई टर्निंग इफेक्ट थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। अब टर्निंग इफेक्ट किस किस से होगा? सर टर्निंग इफेक्ट होगा इस हॉरिजेंटल फोर्स से, और ये होगा सर एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा जो ये हमारा दरवाजा, सर इस दरवाजे का ये है वेट, दरवाजे का ये है वेट, और सर ये वेट भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अराउंड द पिवट। आप नोट कीजिएगा, वेट से क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट होगा और हॉरिजेंटल फोर्स से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो जरा देखिएगा, मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है डोर का वेट, डोर का वेट क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रहा है, और दूसरी तरफ हॉरिजेंटल फोर्स से, हिंज वाई की हॉरिजेंटल फोर्स से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा हो रहा है। अच्छा जी, सर जरा पहले वेट वाला कर लें। सर वेट की वैल्यू, सर वेट की वैल्यू गिवन है, सर वेट गिवन है, सर वेट है, नहीं सर ये वेट नहीं है, सर ये वेट नहीं है, मास दिया हुआ है डोर का मास था 14.4। सर 14.4 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके हमने वेट निकाल लिया 141.3, और यही 141.3 वेट प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट। लेकिन इसका मूवमेंट आर्म ये कहां से आया? तो इसके मूवमेंट आर्म को मैं समझाऊंगा। देखिए जरा सुनिएगा, ये वाली बात बच्चों को तंग करती है। वेट वाली लाइन को एक्सटेंड करो और पिवट से कोई ऐसी लाइन बनाओ, पिवट से कोई ऐसी लाइन बनाओ जो वेट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो, वेट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो, एंड दिस लाइन इज हाफ width of the door, this length is half of width of the door। सर width of the door है 0.85, और सर 0.85 का आधा करोगे तो इट इज 0.425। तो वेट इज 141.3 और इसका मूवमेंट आर्म 0.425। दूसरी तरफ आ जाए। सर अब दूसरी तरफ आते हैं तो एफ एच तो बेटा कैलकुलेट करना है हमने, फोर्स हॉरिजेंटल हिंज वाई वाली कैलकुलेट करना है। सर ये कितनी दूर है, सर ये कितनी दूर है? भाई इसके लिए भी वही काम करो कि आप फोर्स को एक्सटेंड करो, फोर्स को एक्सटेंड करो, और पिवट से कोई ऐसी लाइन बनाओ जो फोर्स के साथ 90 डिग्री पर हो, एंड दिस इज एल, और एल की वैल्यू दी हुई है 1.6। सर एल की वैल्यू दी हुई है 1.6। सर 1.6 लिखा, 1.6 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड हो गया, और डिवाइड करके आपने इसको सॉल्व कर लिया 40 न्यूटन। ये सवाल मैं आपको लास्ट वीक करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीक करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये हॉरिजेंटल फोर्स आ गई थी, लेकिन सर बाकी काम बाकी थे इस सवाल के। जी बिल्कुल बाकी है, आगे आ जाए, आगे आ जाए। सवाल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट ईच हिंज ऑन द डोर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेट ऑफ द डोर। क्या मतलब, जरा गौर से सुनना। कह रहे डोर का जितना वेट है, डोर का जितना वेट है, इस वेट को उठा रहा है हिंज वाई का वर्टिकल कंपोनेंट और हिंज एक्स का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जनाब, यानी ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो एक्स से आ रहा है, और सर ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई से आ रहा है, ये दोनों मिलकर वेट को उठा रहे हैं, और खुद कह रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट वेट ऑफ डोर का हाफ है, वेट ऑफ डोर का हाफ है। ठीक है, ये भी W/2 है और ये भी W/2 है, ये क्वेश्चन में खुद वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, हमने मान लिया। कह रहे हिंज वाई एक फोर्स लगा रहा है एफ, ठीक है, और एंगल बन रहा है थीटा। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं एफ और थीटा बताओ कितने। क्वेश्चन है बताइए एफ कितना है, क्वेश्चन है बताइए थीटा कितना है। ठीक, कैसे निकालेंगे थीटा और एफ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा सुनिए। ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंज वाई पर, ठीक है जनाब, इसे मैं लिख रहा हूं हिंज वाई,
क्योंकि मैं बड़ी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। ये वाई है सर, इस वाई से ये फोर्स जा रही है जिसको मैंने काफी बड़ा करके बना दिया। ये वाली फोर्स को बेटा मैंने काफी बड़ा करके बना दिया। और ये डोर है, और डोर के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा। डोर के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा जी, ये जो एफ है, ये एफ किस किस का रिजल्टेंट है? सर ये एफ रिजल्टेंट है, सर ये एफ रिजल्टेंट है हॉरिजेंटल फोर्स का और वर्टिकल फोर्स का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी चीज को ऊपर बना ले, तो सर ये वर्टिकल फोर्स और हॉरिजेंटल फोर्स सर इन दोनों का रिजल्टेंट है। सर ये हॉरिजेंटल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट है। ये वर्टिकल फोर्स जो वाई से आ रही है, और ये हॉरिजेंटल फोर्स जो वाई से आ रही है, उन दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला एफ। ठीक है जनाब, ये वाला एफ रिजल्ट है। सर ये वाला एफ रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? वर्टिकल फोर्स का और हॉरिजेंटल फोर्स का। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्सेस दोनों हिंज वाई से जनरेट हो रही हैं। सर ये दोनों फोर्सेस हिंज वाई से जनरेट हो रही हैं। सर इनकी वैल्यूज क्या है? तो कोई बच्चा मुझे बताए, अगर आप जाग रहे होंगे तो बता देंगे। अभी अभी मैंने बात बोली है। उमर, आपसे हमारा सवाल, वर्टिकल फोर्स हिंज वाई से कितनी आ रही है? वर्टिकल फोर्स हिंज वाई से कितनी आ रही है? जवाब सर आधा वेट। सर मुझे कहां से पता? ओ भाई, अभी भी सवाल की पहली लाइन में टीचर ने बताया है। कह रहा है सवाल में, वर्टिकल component of force, vertical component of force is equal to half weight of door, is equal to half weight of the door। तो बेटा उमर, क्वेश्चन की पहली लाइन में जो बात उसने बताई ना बेटा, मैंने वो यूज कर ली। आपने बताया फॉर्मूला, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूले को मैं गलत नहीं बोला, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन में बेटा देखो बता क्या रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स सर बराबर है हाफ वेट ऑफ द डोर। सवाल बताइए, हाफ वेट ऑफ द डोर की क्यों बराबर है उमर? वर्टिकल कंपोनेंट सर जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबरदस्त हो गया। सर ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, ये बताइए हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल फोर्स जो वाई से आ रही है, इसकी वैल्यू सर हम पिछले पेज पे कैलकुलेट करके आए, इट इज 40। इट इज 40। ठीक है। अच्छा, वेट की वैल्यू क्या पता है? हाँ सर, वेट की वैल्यू पता है हमें। वेट की वैल्यू थी 141.3। 141.3। जरा 141.3 को बेटा 2 से डिवाइड करके कोई बच्चा मुझे हेल्प करे, इसका क्या नंबर बन रहा है? 141.3 अपॉन 2 से क्या आंसर बन रहा है? 70.6। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर देखें ना, तो ऊपर दरवाजा दरवाजा सब छोड़ो, अब सीधा सीधा वेक्टर में आ जाओ, सीधा सीधा वेक्टर। जब सीधा सीधा वेक्टर पे आते हो उमर, जरा यार मुझे ये बताना, ये थीटा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है। थीटा के अपोजिट साइड पता है, थीटा की एडजेसेंट साइड पता है। तो बताना अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जहन में आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। थीटा कैलकुलेट करना है उमर। बिल्कुल सही आपने कहा। सर टेन थीटा होता है, सर टेन थीटा होता है अपोजिट साइड, जगह नहीं है, अपोजिट साइड एफ एच वाई। सर एफ एच वाई 40 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड एफ वी वाई 70.6। सॉल्व करोगे तो थीटा आ जाएगा 28 डिग्री। सॉल्व करोगे तो बेटा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए बेटा डायरेक्ट जल्दी से लिख दिया, थीटा आ जाएगा 28 डिग्री। और उसके बाद फिर एक और बात कह रहे हैं, एफ बताओ एफ। तो अब ऐसे ही सॉरी उमर से ही पूछूंगा, उमर यार वेक्टर के चैप्टर में बताओ, अगर हॉरिजेंटल भी पता हो वर्टिकल भी पता हो तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बता। हॉरिजेंटल, हाँ 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 सही बोलो, सही बोलो, बोलो बोलो बोलो। हॉरिजेंटल पता है, हाँ लेकिन उसका कोई नाम होता है ना यार, नाम बताओ ना अच्छा सा, पढ़े लिखो वाला, अंडर रूट वाले तो। हाँ बस पैथागोरस कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे। भाई इस बच्चे ने सही बता दिया, सर वी विल यूज पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम में सर हम वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, सर हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे,
दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, और टाइम नहीं है सर, फोर्स आ जाएगी 80 न्यूटन। फोर्स आ जाएगी 80 न्यूटन। ठीक है। हॉरिजेंटल फोर्स हमें पता है 40, वर्टिकल फोर्स हमें पता है 70। दोनों को फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 80। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बंद नहीं करूंगा तो वो वैसे ही रिकॉर्डिंग का ना ऑप्शन खत्म हो जाता है 1 घंटे में।